आज हम इतिहास के उस मोड़ पर चलेंगे जहां से दुनिया बदलनी शुरू हुई। यह कहानी केवल एक नाविक की नहीं है, केवल एक समुद्री यात्रा की नहीं है और केवल भारत तक पहुंचने के एक रास्ते की भी नहीं है। यह कहानी है लालच, व्यापार, शक्ति, साम्राज्य और उस सोने की चिड़िया की जिसे पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सदियों तक संघर्ष करती रहीं। यह कहानी है वास्को डी गामा की और उस सवाल की जो आज भी लाखों लोगों के मन में उठता है, क्या वास्को डी गामा भारत से सोना लूट कर ले गया था? अगर हाँ तो कितना, और अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसकी भारत यात्रा ने यूरोप को अमीर बना दिया? इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि यूरोप से होती है। आज से लगभग 530 वर्ष पहले का यूरोप आज जैसा विकसित और समृद्ध नहीं था। उस समय एशिया दुनिया की आर्थिक शक्ति का केंद्र था। चीन, भारत और मध्य पूर्व व्यापार, विज्ञान और संस्कृति के बड़े केंद्र थे। दूसरी ओर यूरोप के कई देश एशिया की संपन्नता को दूर से देखते थे। भारत के मसालों, कपड़ों, हीरों, मोतियों और व्यापारिक समृद्धि की कहानियां अरब व्यापारियों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचती थीं। वहां के लोगों के लिए भारत किसी कल्पना लोक से कम नहीं था, एक ऐसी भूमि जहां से आने वाली वस्तुएं राजाओं और अमीरों की पहचान बनती थीं। यूरोप में काली मिर्च इतनी कीमती थी कि कई बार उसका उपयोग मुद्रा की तरह किया जाता था। दालचीनी, लौंग, जायफल और इलायची जैसी चीजें सोने के बराबर मूल्य रखती थीं। लेकिन समस्या यह थी कि भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री संपर्क नहीं था। भारत का माल अरब और वेनिस के व्यापारियों के हाथों होकर यूरोप तक पहुंचता था। हर पड़ाव पर कीमतें बढ़ जाती थी। पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई थी। वे सीधे भारत पहुंचना चाहते थे ताकि अरब व्यापारियों को बीच से हटाकर सारा लाभ स्वयं कमा सकें। इसी महत्वाकांक्षा ने समुद्री खोजों के युग को जन्म दिया। पुर्तगाल ने अफ्रीका की तटों की खोज करना शुरू की। कई नाविक समुद्र में निकले, कई लौटकर नहीं आए, लेकिन पुर्तगाल ने हार नहीं मानी। अंततः एक युवा और महत्वाकांक्षी नाविक को चुना गया जिसका नाम था वास्को डी गामा। उसे आदेश मिला कि वह भारत का समुद्री मार्ग खोजे और सीधे व्यापार स्थापित करे। 1497 में वास्को डी गामा अपने जहाजों के साथ लिस्बन से रवाना हुआ। यह यात्रा आसान नहीं थी। उस समय समुद्र के बारे में बहुत कम जानकारी थी। जहाज छोटे थे, नक्शे अधूरे थे और हर दिन मौत का खतरा मौजूद था। महीनों तक समुद्र में भटकने के बाद उसका बेड़ा अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। यह क्षेत्र अपने खतरनाक तूफानों के लिए कुख्यात था। कई नाविक बीमार पड़े, कुछ मर गए, लेकिन यात्रा जारी रही। पूर्वी अफ्रीका पहुंचने के बाद उसे ऐसे लोगों की मदद मिली जो हिंद महासागर के मार्गों को जानते थे। उन्हीं की सहायता से उसका बेड़ा अरब सागर पार करते हुए भारत की ओर बढ़ा। फिर वह दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा का जहाज कालीकट के समुद्र पर पहुंचा। भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री संपर्क की शुरुआत हो चुकी थी। कालीकट उस समय हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। दुनिया भर के व्यापारी वहां आते थे। अरब, फारसी, चीनी और भारतीय व्यापारी सदियों से वहां व्यापार करते थे। जब वास्को डी गामा वहां पहुंचा तो स्थानीय लोगों के लिए वह कोई चमत्कार नहीं था। विदेशी व्यापारी वहां पहले भी आते जाते थे, लेकिन पुर्तगालियों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। वास्को डी गामा को कालीकट के शासक जमोरिन के दरबार में ले जाया गया। वह अपने साथ कुछ उपहार लेकर गया था। उसे उम्मीद थी कि उसके उपहार देखकर राजा प्रभावित होंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उलट। भारतीय दरबार में मौजूद लोगों को उसके उपहार बेहद साधारण लगे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसमें मामूली कपड़े, मूंगे की मालाएं और सामान्य यूरोपीय वस्तुएं थीं। भारत जैसे समृद्ध देश में इन वस्तुओं का कोई विशेष महत्व भी नहीं था। यहीं से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। अगर वास्को डी गामा भारत से सोना लूटने आया होता तो उसे सबसे पहले भारतीयों को प्रभावित करने के लिए स्वयं सोना और चांदी लानी पड़ती। उस समय वास्तविकता ये थी कि भारत की वस्तुएं इतनी मूल्यवान थीं कि विदेशी व्यापारियों को भुगतान के लिए बहुमूल्य धातुएं लानी पड़ती थीं। भारत से सोना बाहर नहीं जा रहा था, बल्कि दुनिया का सोना भारत की ओर आ रहा था। वास्को डी गामा ने कालीकट से मसाले खरीदे। उसने काली मिर्च, दालचीनी, अदरक और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी अपने जहाजों में भरी। जब वह पुर्तगाल लौटा तो वहां इन वस्तुओं की कीमतें कई गुना अधिक थीं। कहा जाता है कि उसकी यात्रा पर जो खर्च हुआ था उससे दर्जनों गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। यही वह क्षण था जिसने पुर्तगाल को भारत के साथ व्यापार के वास्तविक महत्व का एहसास कराया। अब सवाल उठता है कि यदि वह सोना नहीं ले गया तो फिर यूरोप इतना अमीर कैसे हुआ? इसका उत्तर व्यापार में छिपा है। मान लीजिए कि भारत से खरीदी गई काली मिर्च की कीमत 1 थी
और काली मिर्च यूरोप पहुंचकर 10 या 20 गुना मूल्य पर बिकती थी। यह लाभ इतना विशाल था कि कुछ ही वर्षों में पुर्तगाल का खजाना भरने लगा। मसाले उस समय तेल की तरह थे, दुनिया की सबसे अधिक मांग वाली वस्तु। वास्को डी गामा की सफलता के बाद पुर्तगाल ने लगातार जहाज भारत भेजने शुरू कर दिए, लेकिन जल्द ही व्यापार पर्याप्त नहीं लगा। अब उद्देश्य व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना था। पुर्तगालियों ने समुद्र में सशस्त्र जहाज उतारे। उन्होंने अरब व्यापारियों को चुनौती देना शुरू कर दिया। कई बार संघर्ष हुए, कई बार जहाज डुबोए गए। हिंद महासागर, जो सदियों से अपेक्षाकृत खुला व्यापारिक क्षेत्र था, अब सैन्य प्रतिस्पर्धा का मैदान बनने लगा। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने किला का निर्माण किया, व्यापारिक चौकियां बनाई और समुद्री कर वसूलना शुरू कर दिया। यही से कहानी केवल व्यापार की नहीं रही, अब यह राजनीतिक और सैन्य शक्ति की कहानी बन चुकी थी। इतिहास में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां पुर्तगाली बेड़ों ने व्यापारिक जहाजों को रोका, माल जब्त किया और समुद्री प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बल प्रयोग किया। हालांकि वास्को डी गामा की पहली यात्रा को सीधे सोने की लूट नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके द्वारा खोला गया मार्ग आगे चलकर यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार का आधार बन गया। 16वीं शताब्दी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। यहाँ के वस्त्र यूरोप में अत्यधिक लोकप्रिय थे। बंगाल का मलमल, गुजरात का व्यापार, दक्षिण भारत के मसाले और उत्तर भारत की समृद्धि विदेशी शक्तियों को आकर्षित कर रही थी। पुर्तगाल ने सबसे पहले समुद्री मार्ग खोजा, लेकिन जल्द ही डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भी भारत पहुंच गए। यही वह समय था जब दुनिया की आर्थिक शक्ति धीरे धीरे एशिया से यूरोप की ओर स्थानांतरित होने लगी। भारत से सीधे सोने की बोरियां नहीं भेजी जा रही थीं, लेकिन व्यापार से होने वाला लाभ, संसाधनों पर नियंत्रण और उपनिवेश की व्यवस्था यूरोप को लगातार समृद्ध बना रही थी। जब हम इतिहास को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि वास्को डी गामा का सबसे बड़ा प्रभाव किसी खजाने की लूट नहीं था। उसका सबसे बड़ा प्रभाव था भारत तक पहुंचने वाला वह समुद्री दरवाजा खोल देना, जिसने यूरोप को एशिया की संपदा तक सीधे पहुंच दे दी।